नमो नमो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो राम अरिहंताणं, गुरुजी नमो नमो नमः। सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। येषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मङ्गलाणं च सब्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण, लेकिन हम यहाँ पर पुनरावर्तन कर रहे हैं कि पुनरावर्तन किस प्रकार से हम अल्प समय में अधिक अभ्यास कर पाएँ, उसके लिए ही कुछ ऐसे पुनरावर्तन इत्यादि यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम पहले गण, चतुर्थ गण और षष्ठम गण देख चुके हैं। अब आया है 10वां गण। तो 10वां गण में एक विशेषता ये है कि 10वें गण के धातुओं को क्या लगाया जाता है, अपना ई प्रत्यय लगता है। 10वां गण के धातुओं को सबसे पहले ये एक निश्चित कर लेना है कि 10वें गण के धातुओं को अपना ई प्रत्यय लगता है। तो और ई क्या करता है, ई क्या कर सकता है, तो ई यहाँ पर 3 वस्तु यहाँ पर ई के द्वारा हो सकता है। एक तो क्या, उपांत्य का गुण हो सकता है। धातु के उपांत्य ई क्या कर सकता है, ई के कारण धातु के उपांत्य में गुण होता है। तो ई कहाँ लगता है, तो वो सिर्फ कौन से गण के लिए धातु, कौन से गण के धातुओं को लिए है, 10वें गण के। 10वें गण के। ये 10वें गण के धातु जो है, ये 10वें गण के धातुओं को ही ई लगता है। तो ई का कार्य क्या है, क्योंकि इस जगत में कहीं भी कारण बिना कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर कारण के स्वरूप में ई कारण स्वरूप है। तो ई का कार्य क्या है, तो ई का 3 कार्य है और यहाँ पर 3 कार्य में प्रथम नंबर कार्य क्या है, उपांत्य का गुण करना। उपांत्य गुण, तो उपांत्य गुण का मतलब हम जानते ही हैं, उपांत्य का मतलब क्या होता है, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। हाँ, तो सेकंड लास्ट में क्या कर सकते हैं, उपांत्य का एक गुण कर सकता है। दूसरा सेकंड नंबर कार्य है कि उपांत्य में अगर अ हो तो उसकी वृद्धि किया जा सकता है। सेकंड नंबर क्या है, उपांत्य में अगर अ हो तो उसके वृद्धि। किसके उपांत्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, किसके उपांत्य में, धातु के उपांत्य में। हाँ, किसके उपांत्य में, तो धातु के उपांत्य में जो है, धातु के उपांत्य में क्या होता है कि धातु के उपांत्य में अगर ह्रस्व ह्रस्व ह्रस्वरु हो तो उसका गुण होगा। तो किसका गुण क्या होता है वो हम जानते हैं। ई का गुण क्या हो जाता है, ए। ऊ का, ओ का गुण क्या होता है, ऊ का गुण ओ। और रू का गुण क्या होता है, आर। ये 3, ये क्या, ये धातु के ई लगने से धातु के उपांत्य में अगर ह्रस्व ई हो तो उसका क्या हो जाएगा, ए होगा। अगर उपांत्य में ऊ हो तो उसका क्या हो जाएगा, ओ होगा। और उपांत्य में अगर रू हो तो उसका क्या हो जाएगा, आर होगा। और उसके बाद, चूंकि उसके बाद क्या है कि ई प्रत्यय लगने के बाद क्या लगता है, पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय आता है ना। तो वो तो आता है, वो तो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि धातु के उपांत्य में अगर प्रथम नंबर कार्य ये है कि धातु के उपांत्य में अगर ह्रस्व ई हो, ह्रस्व ऊ और ह्रस्व रू हो तो उसका गुण करेगा। तो ई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऊ की जगह ओ हो जाएगा और रू की जगह क्या होगा, आर होगा। जैसे कि यहाँ पर धातु देखेंगे तो एक धातु यहाँ पर हम देख लेते हैं, तूल धातु है। कौन से गण के, 10वें गण का है ना तूल धातु। तो तूल धातु का यहाँ पर क्या है, उपांत्य में क्या दिखे, उपांत्य में क्या है, ऊ। तो ऊ का गुण क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ओ अर्थात क्या हो जाएगा, तूल का तोल। तोल। उसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए चूर धातु है, तो चूर का उपांत में ऊ है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, चोर। इसी प्रकार उपांत में अगर उपांत में ह्रस्व ई हो तो उसका क्या होगा, ए होगा। उपांत में रू हो तो उसका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये दो ए और अर वाला बहुत कम है, अगर कहीं आएगा तो उस समय हम देखेंगे। ज्यादातर यहाँ पर क्या क्या वाला है, उपांत में ऊ वाला है, तो जिसका उदाहरण यहाँ पर हम यहाँ पर दे दिए। ये एक प्रथम कार्य, किसका कार्य हम बता रहे हैं, ई का। ई लगने के बाद ई का कार्य क्या है वो हम यहाँ पर देखें। सेकंड नंबर कार्य, ई का दूसरा नंबर कार्य, अगर उपांत में ये ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और ह्रस्व रू न हो, क्या हो, अ हो, तो फिर उसका क्या होता है, तो अ की वृद्धि हो जाती है। तो अगर उपांत में अगर अ हो तो अ की क्या होगी, वृद्धि। अ की वृद्धि क्या होती है, यानी ये इसका सेकंड कार्य है। ये इसका सेकंड कार्य है। प्रथम कार्य क्या है, धातु के उपांत में ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व रू हो तो उसका क्या करना है, गुण करना है। अगर ये उपांत में नहीं है, लेकिन उपांत में अगर अ मिला तो फिर अ का क्या हो जाता है, आ। ये इसका सेकंड कार्य, किसका, ई का कार्य। ठीक है। तीसरा कार्य है अंत वृद्धि। तीसरा कार्य क्या है, अंतिम अंत में क्या करना है, उसका वृद्धि करना है। किसके अंत में, धातु के धातु के अंत में। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये धातु के अंत में अगर ह्रस्व ई या तो फिर दीर्घ ई वर्ण ले लेना है। यहाँ पर क्या लेना है, ये तीनों तीन क्या करना है, वर्ण लेना है। अर्थात ई वर्ण हो, उ वर्ण हो कि रू वर्ण हो तो उसकी क्या होता है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि क्या, तो ई वर्ण की वृद्धि क्या होती है, उ वर्ण की वृद्धि ओ, और रू वर्ण की वृद्धि आ। ठीक है। तो यहाँ पर ई वर्ण है, ई वर्ण की वृद्धि क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐ होगा। उ वर्ण की वृद्धि ओ होगा, और रू वर्ण की वृद्धि आर होगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर एक प्रू धातु है। कौन सा धातु, प्रू, तो अंत में क्या आया, रू आया। रू, तो इसकी क्या होगी, इसकी वृद्धि होगी, तो रू की वृद्धि क्या है, आर। तो प्रू का क्या बन जाएगा, पार। उसी प्रकार मान लीजिए अंत में ह्रस्व ई हो, ह्रस्व ऊ हो, या तो दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो, उसका क्या बन जाता है, ए अथवा आई और औ। ये इसका उदाहरण आया है, इसलिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिया। और इसका उदाहरण के स्वरूप में जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पल धातु है। कौन सा है, पल। तो पल धातु के उपांत में क्या आया है, आया है। तो पल का क्या बन जाएगा, पाल बन जाएगा। ये ई का ये तीन कार्य है। समझ गए ना, ई का तीन कार्य कौन से, उपांत का गुण करना, उपांत में अ हो तो उसकी वृद्धि करना, और अंत में और अंत की वृद्धि करनी है। ई वर्ण, उ वर्ण, रू वर्ण हो तो उसकी वृद्धि होती है। ये तीन कार्य ई का कार्य है। प्रथम नंबर 10वां घर में इतना याद रखना है। उसके बाद गुरुजी एक बार फिर से बोलिए ना, उपांत्य का। कहाँ थे आप, मुझे अभी अभी ज्वाइन हुआ मैंने। तो अभी उपांत सभी का का टाइम वेस्ट गुण। मत करो, हाँ ना, पहले से ज्वाइन करना चाहिए ना। नहीं, चलिए। केवल मैं ये अभी जो गुरुजी ने बोला है ना ओके वही ओके repeat ओके, बस मैं पहले बस से नहीं समझा बोल देता रही। हूं, बस रही। उपांत का गुण होता है, क्या लिखा गया है यहाँ पर, उपांत का गुण होता है। अगर धातु किसके उपांत, तो धातु के उपांत। धातु के उपांत का गुण होता है कब, ई लगने पर। ई कहां पर लगता है, किसको लगता है ई, धातु दसवें गण को के धातु को ई प्रत्यय लगता है। और ई प्रत्यय लगने के बाद कार्य क्या होता है, ई प्रत्यय लगने पर कार्य उपांत का गुण होता है। कौन सा, तो धातु के उपांत में ह्रस्व ई हो, ह्रस्व ऊ हो, ह्रस्व रू हो तो उसका गुण होगा। कौन है, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर गुण होता है, ई का गुण, ए ऊ का गुण, ओ रू का गुण, अर होता है। ये है
उपांत का गुण का कार्य। सेकंड नंबर बोला कि उपांत में अगर अ हो, ये तीन न होकर सिर्फ अ हो तो फिर उस समय अ की वृद्धि होती है। वृद्धि। और तीसरा कार्य अंत्य की वृद्धि, ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण अगर अंत में हो, कहां पर हो, अंत में हो, तो उसकी वृद्धि होगी। कि क्या वृद्धि होगी, तो ई वर्ण की वृद्धि ऐ, उ वर्ण की वृद्धि औ और रु वर्ण की वृद्धि आर होती है। ये प्रथम नंबर कार्य, ये 10वें गण के लिए, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड, तो सेकंड उसके बाद हम जानते हैं दूसरा नंबर, ई का कार्य पूर्ण होने के बाद क्या लगाया जाता है, अविकरण। अविकरण प्रत्यय। अविकरण प्रत्यय लगता है किसके बाद, ई का कार्य पूर्ण होने के बाद। तब प्रथम ये तीन कार्य यहां पर देख लेना है। अगर यहां पर कोई मान लीजिए उपांत में अ भी, उपांत का गुण नहीं हो रहा है, उपांत में अ नहीं है, अंत में ये वृद्धि के, अंत का वृद्धि का भी यहाँ प्रसंग नहीं आ रहा है, इस प्रकार कोई व्यंजनांत धातु हो, तो वहां पर क्या करना है, वहां पर सीधा सीधा ई लगाने के बाद क्या लगाए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वहां पर ई का कार्य है ही नहीं, क्योंकि वहां पर ई का कार्य नहीं है, तो ई का कार्य पूर्ण होने के बाद यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विकरण प्रत्यय अ। अब ये विकरण प्रत्यय का कार्य क्या है, अब इसका कार्य आ जाता है। विकरण प्रत्यय का कार्य एक ही है, क्या है, ई का गुण होता है। तो ई का गुण क्या हो जाएगा, ए। ई का गुण क्या होता है, ए होता है। और ए के बाद अ आया है, अ क्या है, स्वर है कि नहीं जी। तो ए का अ आया है, तो ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बस इतना 10वें गण में इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ 2 नियम से 10वें गण को हम ये पूरा के पूरा कर सकते हैं। याद रह गया, पहले क्या लगा, 10वें गण के धातु को देखिए, अब नियम के अनुसार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। 10वें गण के धातुओं को अपना ई प्रत्यय लगता है, ठीक है। प्रथम नंबर, ये 10वें गण के धातु को अपना ई प्रत्यय लगता है। ई प्रत्यय लगने के बाद धातु के उपांत्य ह्रस्वनामी स्वर का गुण होता है। तीसरा नंबर, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। ये पूर्ण हो गया। और चौथा नंबर नियम यहाँ पर क्या है, ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। बस यही 4 नियम था। वो उस 4 नियम को मैंने यहाँ पर कितने नियम कर दिया, सिर्फ 2 ही नियम कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया 10वें गण तक। और 10वें गण में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये से 5 धातुओं को और याद रख लेना है। 5 धातु कौन से 5 धातु है, उस 5 धातु को याद रख लेना है, कथ, गण, रच, स्पृह और मृग इत्यादि। और भी धातुएं हैं इत्यादि। इसमें ये मृग धातु आत्मनिपदी का है। कौन सा है, ये आत्मनिपदी का है। बाकी सारे बाकी सारे परस्मैपदी के। इसमें क्या है कि इसमें गुण होने की संभावना या तो वृद्धि होने की संभावना है। कथ, गण, रच में उपांत में अ है, अर्थात इसकी क्या होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए ना जी, इसकी वृद्धि होनी चाहिए। और स्पृह धातु है जिसका क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए ना। उपांत में रू आया है तो उपांत में इसका रू आया है तो इसका गुण होना चाहिए। इसमें क्या, इसमें वृद्धि होना चाहिए। लेकिन ये अपवाद के स्वरूप में, किसका माइक चालू है, बातें कौन कर रहे हैं वो म्यूट कर लें। गुरुजी इसका रिकॉर्डिंग करो, काफी लोग को रिकॉर्डिंग चाहिए था कल का। रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग भेजने वाला भेज देंगे। फिर वहां पर यहाँ पर बात चल रही कि कथ गण रच, कथ गण रच, इसमें क्या है कि उपांत में, सबके उपांत में क्या दिख रहा है, सबके उपांत में अ। और अभी अभी हम लोग देखे कि उपांत में अ हो तो अ की क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन ये अपवाद के स्वरूप में है कि इसमें वृद्धि होने के बावजूद इसमें वृद्धि नहीं करनी। और स्पृह और मृग इन दोनों धातुओं में क्या है, उपांत में क्या है, रू है। तो रू का क्या होना चाहिए, गुण होकर और होना चाहिए। लेकिन नहीं होता है, ये अपवाद के स्वरूप में कि इन धातु में गुण तथा वृद्धि नहीं होती है। बस ये 3 नियम यहाँ पर, इतना तक ये 10वें गण यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
क्लियर सभी को? पहले गण, जी, चौथे गण, जी, छठे गुरुजी। गण, 10वें गण। हाँ जी गुरुजी। ठीक गुरुजी। चलिए अब आते हैं नाम पर। ठीक है, या तो फिर यहां पर कि एक जो है कि इसके बाद और कुछ नहीं है, आत्मनिपदी धातु है, तो आत्मनिपदी धातु को क्या लगता है? आत्मनिपदी का प्रत्यय लगेगा, आत्मनिपदी के प्रत्यय वहां पर आत्मनिपदी का प्रत्यय लगेगा। बाकी सारे ये जो है बराबर। उसको हमें याद रख लेना है। और एक नियम यहाँ पर, विशेष नियम ये याद एक रखना है कि अ प्लस अ या ए अगर आए तो फिर पूर्व के अ का क्या हो जाता है? लोप। लोप। ये एक नियम आत्मनिपदी धातु में विशेष करके, परस्मैपदी धातु में सिर्फ अंति वाला जहां आएगा वही होगा। बाकी आत्मनिपदी धातुओं के लिए क्या करना है? तो आत्मनिपदी धातुओं के लिए ये नियम विशेष हमें याद रखना है। ठीक है, क्या अ के बाद अ या ए आए तो फिर पूर्व का अ का लोप होता है। कहां पर? एक ही पद में होना चाहिए। कितने पद में होना चाहिए? ये एक ही एक पद पद में पद। होना चाहिए, अलग अलग इसमें पद नहीं होना चाहिए। अलग अलग पद हो तो फिर ये नियम यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, एक ही पद के अंदर ये होना चाहिए। एक ही पद मतलब ये पद के अंदर होना चाहिए, पद के बाहर या तो अन्य पद में ये नहीं होना चाहिए। ये एक नियम हमें याद रखना है। अब आता है कि परस्मैपदी धातु को परस्मैपदी का प्रत्यय लगता है, आत्मनिपदी धातु को आत्मनिपदी का प्रत्यय लगेगा, उभयपदी धातु को दोनों। उभयपदी धातु को दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं। उभयपदी धातु को क्या लगते हैं? दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं। यानी उभयपदी का रूप कितना होगा? 18। 18। परस्मैपदी का रूप कितना होगा? 9। आत्मनिपदी का रूप कितना होगा? 9। 9। 18। आत्मनिपदी का 18 कैसे हो जाएगा? 9 गुरुजी। परस्मैपदी का 9 तो उसी प्रकार आत्मनिपदी का 9, क्योंकि परस्मैपदी धातु में परस्मैपदी का प्रत्यय, आत्मनिपदी धातु में आत्मनिपदी का प्रत्यय। और लेकिन उभयपदी धातु हो तब दोनों पद के प्रत्यय, इसका 9 और इसका 9 दोनों मिलकर कितना होगा? 18। ठीक है, इतना हमें याद रखना था और कुछ यहाँ पर याद नहीं रखना था। अब जो दूसरे पार्ट में हम लोग सीखे, दूसरे पार्ट में नाम, तो उसमें विशेष करके हम यहाँ पर संधि सीखे हैं। ठीक है, तो संधि के कुछ नियम यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रथम नंबर नियम, संधि के जो प्रथम नंबर, यहाँ पर प्रथम नंबर नियम जो है, उस प्रथम नंबर नियम पर हम जाते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार लिख लेना है कि म प्लस व्यंजन, तो फिर क्या होता है? तो म प्लस व्यंजन करेंगे तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार, या तो फिर पूर्व अनुनासिक। का अनुनासिक। ये एक नियम। दूसरा, व्यंजन, या तो यहां पर म भी लिखा जा सकता है, व्यंजन प्लस स्वर, तो फिर ये व्यंजन क्या होता है? व्यंजन हमेशा क्या होता है? अपूर्ण। व्यंजन हमेशा अपूर्ण, कोई भी स्वर आए तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण। पूरा। कोई भी स्वर, व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो फिर वो क्या हो जाएगा? पूर्ण होगा कि नहीं होगा? जी पूर्ण होगा। होगा ना, पूर्ण होगा ना। जैसे कि मान लीजिए र आया और उसके बाद ह्रस्व ई आए तो फिर क्या हो जाएगा? री होगा कि नहीं? जी र आया उसके बाद मान लीजिए आ आया तो उसमें क्या हो जाएगा? रा होगा कि नहीं? उसी प्रकार ये क आया उसके बाद मान लीजिए अ आया तो फिर क्या होगा? क होगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर म की उदाहरण है कि म आया है और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर अ आया है तो फिर क्या होगा? म संपूर्ण होगा ना। जी तो यह है कि व्यंजन यहाँ पर दो देखे कि म के बाद कोई व्यंजन आए तो म का क्या होगा? अनुस्वार, या तो फिर अनुनासिक। और व्यंजन यहाँ पर म भी लिखा जा सकता है, या तो व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो वह व्यंजन के साथ क्या होता है? मिल जाता है, पूर्ण हो जाता है, यानी मिलकर वो पूर्ण हो जाता है। सेकंड नंबर, इसी में अगर म अगर अंत में हो, म के बाद विराम आए, यहाँ पर दूसरा नंबर पे क्या लिखना है कि म, ये म मतलब पद के अंत में रहे म। हाँ, म के बाद अगर क्या आता है? विराम आए, ये विराम आए
तो फिर मौ का मौ ही होता है, इसमें किसी भी प्रकार की फेरफार नहीं होता है। क्या होता है, पद के अंत में मौ नहीं और उसके होता। बाद विराम आ जाए तो फिर मौ का मौ ही होता है। जैसे कि यहां पर गच्छामः वयम, इसके बाद फुल स्टॉप आ गया, तो फिर क्या करना है, इसमें मौका अनुसार नहीं करना है, इसमें मौका मौ ही रखना है। ठीक है, लेकिन और वो इसी अलग को पड़ेगा ना। इसी को अगर हाँ। हम यहां पर क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, वयम वयम गच्छामः गच्छामः, गच्छामः तो फिर वहां पर क्या होगा, मौका अनुस्वार अनुस्वार आ अनुस्वार जाएगा। अनुसार। ये अगर यहाँ पर नियम क्या है कि मौ के बाद विराम अगर आए तो मौ का कोई चेंजेस नहीं होता है। नहीं होगा। ओके, मौ वाला क्लियर। जी जी जी, हलंत होगा ना म? हाँ, मौ लास्ट में। हलंत ही है। जी मौ जब बोला जाए, व्यंजन जब बोला जाए तो उसका हलंत ही समझना है। जी गुरुजी। अब आया है यहां पर चलिए इस सबको जाने देते हैं। आपका व्हाइट बोर्ड पूरा फुल हो गया। चलिए यहां पर अब दूसरा जो संधि वाला हम लोग नियम सीखे हैं उसके ऊपर एक एक करके आते हैं। प्रथम अवर्ण प्लस ई वर्ण, क्या हो जाएगा, ए ए ए अवर्ण प्लस उ वर्ण, क्या होगा, ओ ओ अवर्ण प्लस रु वर्ण, क्या होगा, अर और 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 अवर्ण प्लस लृ वर्ण, क्या होगा। अल अल। ये एक नियम हम सीख चुके हैं ना। जी जी जी। यानी अवर्ण और ई वर्ण, इसका मतलब प्लस का मतलब य वर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है, ए। अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ, अवर्ण और रु वर्ण दोनों मिलकर और अवर्ण और लृ वर्ण दोनों मिलकर अल होता है। एक नियम क्लियर। दूसरा जी जी अवर्ण प्लस ए ऐ, अवर्ण प्लस ऐ तो भी ऐ, आई अवर्ण प्लस ओ बराबर औ ओ, अवर्ण प्लस औ बराबर। औ। ये दूसरा नियम क्लियर। जी जी यानी अवर्ण के साथ ई वर्ण मिले तो क्या होता है, ए होता है। अवर्ण के साथ उ वर्ण मिले तो ओ होता है। अवर्ण के साथ रु वर्ण मिले तो अर होता है। अवर्ण के साथ लृ वर्ण मिले तो अल होता है। अवर्ण के साथ ए मिले तो ऐ, अवर्ण के साथ ऐ मिले तो ऐ, अवर्ण के साथ यहाँ पर ओ मिले तो औ, अवर्ण के साथ औ मिले तो औ। क्लियर यहाँ तक दो नियम। गुरुजी एक हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पर। बोलिए। जैसे अपन ने पहले कहा कि अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व का अ का लोप होता है, ये होता है ना गुरुजी। बराबर। हम तो वहां पर इसमें क्या भी बोले, ए, हम वहां पर क्या हाँ बोले, एक ही पद में होना चाहिए। अच्छा, ये अलग अलग हो गए थे। ओ सॉरी सॉरी, जी जी गुरुजी, बहुत इंपॉर्टेंट जी। चलिए तीसरा, यहां पर नियम नंबर, यहां पर क्या, तीसरा। तीसरा नियम में हम क्या देखे थे, तो अ प्लस र प्लस अ, तो क्या होता है, प्लस उ प्लस अ, उसके बाद ओ प्लस अ, उसके बाद ओ प्लस अवग्रह। क्या है ये पर, या पर ये र मतलब तो स के र के पूर्व में अ हो,
और उसके बाद फिर से अ आए तो फिर र का क्या होता है, ऊ होता है। हो जाता है। बाकी दो नियम यहाँ पर आ गया, अ वर्ण और ऊ वर्ण दोनों मिलकर ओ। ओ और एक नियम भी आ गया, ओ के बाद अ आए तो फिर अ का लोप हुआ है, इसके लिए क्या चिन्ह लगाया जाता है, अवग्रह। अवग्रह। आ गया इसी में 2-3 नियम। जी अब उसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे कि अ, यह नियम नंबर 4, अ प्लस र प्लस घोषवान, क्या हो यहां पर, घोषवान। घोषवान। कितने हैं, 20 बीस। 20 घोषवान है ना, ये 20 जी। घोषवान है। तो भी र का क्या होता है, ऊ ऊ, तो अ प्लस ऊ प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, घोषवान, यानी 20 की संख्या में लिखता हूं, ठीक है। और अ और ऊ दोनों मिलकर ओ ओ प्लस घोषवान, और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जी। ये एक नियम हो गया, यानी र का ऊ होने का कितना नियम, 2 नियम। दो। कौन सा, अ प्लस र प्लस अ हो, या तो अ प्लस र प्लस घोषवान हो। घोषवान। लेकिन इतना याद रखना है कि ये र किसका होना चाहिए, सका द। का र होना चाहिए। पूर्व से र आया हुआ हो तो उसका नहीं होगा। क्लियर यहां जी तक, जी गुरुजी। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब आगे, जी अब यहां पर आगे यहां पर देखेंगे कि उसके गुरुजी बाद, एग्जाम्पल हाँ जी, एग्जाम्पल दे के समझाना था थोड़ा। एग्जाम्पल वहां से देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद नियम नंबर 5, तो नियम नंबर 5 में हम क्या सीखे थे, तो नियम नंबर 5 में इस प्रकार से सीखे थे कि र के बाद तालेबश, र के बाद मूर्धन्य श, और र के बाद क्या हो, दंत स हो। तो फिर इस र का क्या हो जाता है यहाँ पर, तालेबश, मूर्धन्य श और दंत स, अथवा तो विसर्ग, तालेबश, मूर्धन्य स, और क्या है यहाँ पर, दंत स। यानी र के बाद कौन से र, तो ये कोई भी र हो सकता है, लेकिन ये र कहां पर होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए। यानी पदांत र के बाद तालेबश मूर्धन्य स दंत स आए तो फिर उसके स्थान पर क्या होता है, र के स्थान पर तालेबश मूर्धन्य स और दंत स। ये जो विसर्ग लिखा है ना, किस लिए, तो ये समझाने के लिए कि ये विकल्प से होता है। किस लिए होता है, ये विकल्प से होता है। यानी अगर र के बाद, हाँ जी, जी गुरुजी यही था कि विकल्प यहाँ नहीं थे। विकल्प यानी किया, तो विकल्प यानी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये र का जो है, र का तालेबश करना भी हो तो कर सकते हैं, र का मूर्धन्य से करना हो तो कर सकते हैं, र का दंत से करना हो तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना हो तो उस समय तो विसर्ग तो होगा ही। जी क्यों विसर्ग होगा, क्योंकि तालेबश मूर्धन्य से दंत से क्या है, विकल्प अघोष है। वो से। और एक नियम हम लोग देखे हैं कि पदांत र के बाद अघोष अथवा विराम आए तो फिर क्या होता है, र का विसर्ग होता है ना, होता है। तो इसीलिए वहां पर विसर्ग हो चुका है। यानी र प्लस तालेबश, तो र का क्या हो जाएगा, तालेबश। र प्लस मूर्धन्य स, तो भी र का क्या होगा, मूर्धन्य स। र प्लस दंत स, तो र का क्या होगा, दंत स। ये विकल्प से है, क्या है, विकल्प से एक बार किया जा सकता है। अगर नहीं करें तो र का क्या होगा, विसर्ग। नियम नंबर गुरुजी 6, आपने अभी एक सेंटेंस बोला ना, वो क्या बोला कि रॉक, अभी ये जो बोला ना उसके पहले कुछ बोला था आपने, पदांत र के बाद, पदांत र के बाद, पदांत मतलब पद के अंत में, पद के हाँ वो अंत तो में र समझ गए, होना। उसके क्या हुआ, उसके पहले एक लाइन आपने कुछ बोला कि अघोष व्यंजन। हाँ अघोष व्यंजन, र के बाद अघोष व्यंजन, क्या बोला वो मेरे को एक बार बोलिए ना। गुरुजी पहले पाठ का नियम बोल रहे हैं वो। पहले पाठ का नियम भूल गए कि पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो क्या होता है, वो सही है, वो उसके वो तो पता है। ये अभी आपने कुछ बोला ना कि
वही वही बोला है गुरुजी याद ने, कर वही लीजिएगा। बोला अघोष आए तो विसर्ग होता है, ठीक वही है। बोला पहले पार्ट वाला ही। ठीक ठीक है ठीक है ठीक याद कर लीजिएगा, याद आए तो पूछ लीजिएगा। गुरुजी, हाँ जी। स का र जो नहीं है उसका कोई एग्जाम्पल, एक तो प्रातर हुआ और बहुत सारे आ सकते हैं, पातर है, पुनर है इत्यादि, अव्यय जितने हैं वो सारे आ सकता है। अच्छा सारे अव्यय इसमें आते हैं सारे गुरुजी? अव्यय नहीं, जो ऐसे रकारांत वाला हो। ठीक है। सारे के गुरुजी सारे अव्यय छठा तो नियम कोई कौन सा रकारांत आएगा? वाले नहीं है। आपने कौन सा बोला, प्रातर और प्रातर है, पुनर है। पुनर? गुरुजी, हाँ जी। आपने विसर्ग के बाद है ना वापस श श ये मूर्धन्य तालस्य और दंतस्य क्यों लिखा? किसके है? ये विसर्ग के बाद में। विसर्ग के बाद में, क्योंकि वो इसका तो चेंज तो होता ही नहीं है ना, इसका तो कोई नहीं। चेंज नहीं होता है ना। चेंज किसका हुआ? रॉ का हुआ है। र र का। का तो रॉ का क्या चेंज हुआ है? रॉ के बाद अगर तालेबश आए तो रॉ का तालेबश होता है। रॉ के बाद मूर्धन्यस आए तो रॉ का मूर्धन्यस होता है। रॉ के बाद दंतस आए तो रॉ का दंतस इधर होता है। नहीं, वो तो आपने लिख दिया, उसके बाद आपने मतलब या तो विसर्ग होगा, या तो लेकिन आपने फिर वापस क्यों? तो ये तो है ही ना, इसका तो कोई चेंज नहीं है ना। लेकिन ये तालेबश मूर्धन्यस कब होगा? ये होगा तो होगा ना। हाँ ये अगर नहीं हो तो फिर ये रॉ का तालेबश मूर्धन्यस दंतस क्यों होगा? जैसे उदाहरण के स्वरूप में यहां पर मैं लिखता हूं, बालः सरति। तो ये क्या है? रॉ है। रॉ के बाद हाँ। क्या है? सौ आया है, तो रॉ का सौ होगा ना। ये सौ अब बाद वाला है ही नहीं, तो कहां से करेंगे? इसलिए तो बाद वाला तो लिखना ही है। बाद वाला का कोई सौ का कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो ये था वही यहां पर लिखा है। गुरुजी ये ठीक है, हाँ। पूरा सही होगा ना कि आधा सा होगा? किसका? ये जो चेंज करते हैं रका सौ, हम्म। वो आधा सा होता है कि पूरा सा? ये रॉ का रॉ मतलब क्या है? विसर्ग मतलब रॉ है कि नहीं? तो विसर्ग हाँ, का वो चीज विसर्ग का मतलब क्या है? आधा रॉ है ना। हाँ। वो तो आधा रॉ का ही यहाँ पर आधा सौ है होगा। अच्छा ठीक है। ये किसका चेंज होता है? ये विसर्ग। ये रॉ बोले या तो विसर्ग बोलिए, ठीक है, उसी का यहाँ पर चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दंत सा आया है इसलिए। अगर मूर्धन्य स होता तो मूर्धन्य स होगा। इसी प्रकार बालः यहाँ पर मान लीजिए सोचती है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये रॉ का तालेबशा हो जाएगा उस समय आधा। बालश शोचती ऐसे भी हो सकता है। ऊपर वाला बालस सरती डबल से आएगा ना हाँ, गुरुजी? इसमें इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी बालस सरती। जी। गुरुजी छठा नियम। चलिए, अब छठा नंबर नियम ये है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि पद के अंत में रॉ हो। नियम नंबर 6, तो इसमें रॉ प्लस च या तो छ, रॉ प्लस ट या ठ, रॉ प्लस त या थ, तो फिर इस रॉ का क्रमानुसार क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा? तालेबश। इस रॉ का क्या होगा यहाँ पर? मूर्धन्य स। और इस रॉ का क्या होगा उस समय? दंत स। इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई विकल्प नहीं, इसमें अनिवार्य स्वरूप में इसको करना ही है। कब? पदांत। ये रॉ लेकिन किस प्रकार का होना चाहिए? पदांत। पदांत, अर्थात पद के अंत में ये रॉ होना चाहिए, और उसके बाद अगर चौ आए तो तालेबश हो जाएगा। किसका तालेबश होगा? चौका? नहीं, यही तो गलती है। जो सिखाए वही हाँ पे हाँ बोल देना। नहीं गुरुजी, रहता होगा गुरुजी। हाँ बालस चरती ऐसे मतलब हाँ, रहता तो होगा। हाँ, किसका होता है? रॉ का होता है। हाँ, इस साइड वाला का नहीं होता है। चौ या छ का कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किसका होगा? रॉ का होगा। ठीक है, उसी प्रकार रॉ के बाद अगर छ आए तो भी रॉ का क्या हो जाएगा? तालेबश। सही है। रॉ के बाद अगर ट आए तो मूर्धन्य श। मूर्धन्य स। किसका? मूर्धन्य स किसका? ठ का।
र का र र का का, र जो र का सही है। र के बाद थ आए तो र का मूर्धन्य स, र का मूर्धन्य स। र के बाद त आए तो दंत र का र का मूर्धन्य दंत स, स। र के बाद थ आए तो र का क्या होता है? दंत दंत्य स। दंत्य स। इतना क्लियर हो गया? जी जी गुरुजी। गुरुजी। हाँ गुरुजी। चलिए अब दूसरा यहाँ पर नियम देखते हैं कि इस प्रकार का नियम, अब आगे वाला नियम यहाँ पर देखेंगे। अब आता है कि सौ के रौ के पूर्व में तो अ तो देख लिए थे, ठीक है। अब आ वाला देख लेते हैं। कौन सा? आ प्लस र प्लस घोषवान। तो फिर क्या होगा? आ लोप। प्लस घोषवान। क्या हो जाएगा उसके बाद? आ प्लस घोषवान, दोस्तों। और कुछ नहीं होगा। आ प्लस र प्लस घोषवान, ये र भी किसका होना चाहिए? स का। सौ का र होना चाहिए। यानी सौ के रौ के पहले आ हो और उसके बाद घोषवान आए तो फिर इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यानी लोप रहेगा हो क्या? जाएगा। आ प्लस घोषवान। आप दूसरा, और कहां लोप करना है? तो अवर्ण प्लस स्वर। कहां पर? तो यहां पर एक बीच में आएगा, क्या आएगा? र आएगा। आ प्लस र प्लस अवर्ण प्लस र प्लस स्वर, तो भी क्या होगा यहां पर? अवर्ण प्लस स्वर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में संधि नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। तो सौ के रौ के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद स्वर आए तो भी रौ का क्या होता है? लोप होता है। और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है। नहीं होती। जैसे रौ का ऊ कितने नियम से? 2 नियम से। नियम से। उसी प्रकार रौ का लोप कितने नियम से? 2 दो नियम से। नियम से। कौन सा? तो आ प्लस र प्लस आ प्लस र घोषवान, प्लस तो घोषवान। एक बार रौ का लोप, और अवर्ण प्लस र प्लस स्वर, तो एक बार लोप, ठीक जी। है। तो ये 2 नियम से क्या हो जाता है? उसका लोप हो जाता है। लोप। चलिए तीसरा जो देखे थे यहां पर, तो तीसरा यहां पर देख लेते हैं नियम। तो तीसरा नियम और कुछ नहीं है, ओके। अवर्ण प्लस य अथवा वो प्लस क्या होना चाहिए? स्वर। स्वर। तो फिर क्या होता है? य और व य का और व का लोप। लोप हो जाता है। और रहता तो फिर क्या रहता है यहां पर? अवर्ण प्लस स्वर होता है। लोप होने के बाद इन दोनों के बीच में संधि नहीं होती है। यानी क्या बोला गया कि ये य और वो कहां पर होना चाहिए? पद के पद के अंत में होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। यानी पदांत वो और य के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आता हो तो य और वो का लोप विकल्प से होता है। क्या होता है यहां पर? क्या करना है? ये लोप कैसे, लोप किस प्रकार का है? विकल्प। विकल्प से इसका लोप होता है। अर्थात एक बार लोप किया जा सकता है, और लोप नहीं किए तो पहले संधि का नियम हम सिखाए थे कि व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या होगा? मिल जाएगा ना। तो वहीं यहां पर ये य और वो क्या है? व्यंजन है ना जी। उसके साथ कोई भी स्वर आए तो फिर य और वो उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए ई आए तो फिर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगर ऊ आए तो वू हो जाएगा। ई आए तो वी होगा। ए आए तो ये होगा। ओ आए तो यो होगा। व के साथ अगर आ आए तो वाह होगा। व के साथ अगर मान लीजिए रू आए तो फिर क्या होगा? ब्रू होगा। अर्थात ये अगर नहीं करना है तो उस समय क्या होगा? वो स्वर उस व्यंजन के साथ मिलकर क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण हो जाएगा। क्लियर यहां तक? जी। और एक नियम हम सीखे हैं और उसके बाद और 2 नियम ही बाकी हैं।
चलिए, इसके बाद और एक नियम सीखे थे कि स्वर प्लस नौ और उसके बाद क्या है, तीन शिवानुद्योत च या तो छ और उसके बाद अधूट। क्या था? अधूट। अद्भुत। अधूट। उसी प्रकार स्वर प्लस न, यहाँ ट या तो ठ और उसके बाद अधूट। स्वर प्लस न प्लस यहाँ पर क्या था, तो या तो थ और उसके बाद अधूट। अगर हो तो फिर क्या होता है, तो ये नौ का चेंज हो जाता है। क्या होता है नौ का चेंज? अगर चौ या छ आए तब क्या होगा, तालव्य। और ट या ठ आए तब फिर क्या होगा, मूर्धन्य स। मूर्धन्य त या थ आए तो फिर वहां पर क्या होगा, दंत्य स। और क्या होगा, और इसके पूर्व के अनुस्वार हो स्वर के जाएगा। ऊपर अनुस्वार या तो अनुनासिक। ठीक है, तो इतना यहाँ पर है। किसके ऊपर? ये स्वर के ऊपर। क्या बोला गया है कि पदांत नौ, ये नौ कहां पर होना चाहिए, तो ये नौ जो है, ये नौ पदांत होना चाहिए। कौन किसका आवाज आ रहा है, कौन बातें कर रहे हैं? मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, तो ये नियम क्या है कि पदांत नौ के पूर्व में स्वर हो और उसके बाद च या छ, ट या ठ, त या थ हो और उसके बाद भी अधूट वर्ण हो, तो फिर नौ का तालव्य मूर्धन्य स और दंत स होता है। और उसके पूर्व के स्वर के ऊपर अनुस्वार अथवा तो अनुनासिक होता है। ओके, क्लियर यहाँ तक? और एक नियम यहाँ पर संधि का नियम सीखे थे, और वो संधि का नियम ये था, दूसरा नंबर, र मूर्धन्य स रु वर्ण प्लस न, तो फिर क्या होगा, इस नौ का चेंज होकर क्या हो जाएगा, अण। तीसरा था यही र स रु वर्ण और नौ के बीच में कितने अक्षर, 18। ये 18 अक्षर बिना, इस 18 अक्षर सिवाय कोई भी अक्षर हो तो भी नौ का क्या होता है, अण। क्या? तो र स रु वर्ण और नौ के बीच में 18 छोड़कर, वो 18 को आपको याद रखना है। कौन कौन सा? ल और पहला वर्ग और अंतिम वर्ग सिवाय। पहला वर्ग क्या है, क वर्ग, और अंतिम वर्ग क्या है, प वर्ग। ये दो वर्ग सिवाय, अर्थात कौन कौन से वर्ग रहा, चट त रहा है ना, क्योंकि वर्ग कितने हैं, 5 है। कौन से? क, च, ट, त और प। इनमें से क और प को बाद कर दें, रहे कितना, चटत। ये करें, यहाँ पर चटत रहा ना, तो उसके बाद क्या है, ल चटत वर्ग तालव्य और मूर्धन्य स। कौन सा? तालव्य और दंत्य स। मिच्छामि, तालव्य और दंत्य स, मूर्धन्य स नहीं, दंत्य स, तालव्य दंत्य और स। दंत्य स। कौन सा? तो ल चटत वर्ग प्लस तालव्य और दंत्य स। ये 18 को, ये 18 सिवाय कोई भी वर्ण हो तो नौ का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। किसके बाद? तो र स रु वर्ण और नौ के बीच में ये 18 छोड़कर तो कितना हो सकता है, 29। 29 हो सकता है ना? कौन से 29 है? तो 29 में यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 14 स्वर है और 15 व्यंजन है। तो 18 निकाल दिए।
क्योंकि 1833 में था, 18 निकाल दीजिए, क्योंकि सारे के सारे जी। किसका व्यंजन का ही निकलता है, तो व्यंजन कितना है 15। जी 15 15 व्यंजन बचे। में से कौन सा, तो एक क वर्ग और एक प वर्ग पूरा 10 तो हो गया। जी और यर और फिर कौन सा है, एक मूर्धन्य र है, य एक मूर्धन्य स है, कितना हो गया, 10 यर और 10 और 2 कितने हो गया, 12 हो गया। 12 12 हो गया। एक इसमें से एक ह आया है, 13 हुआ। यर और फिर क्या बाकी है, तो य और वो, य और वो कितने हुए, 15 हुए ना। जी तो ये 15 व्यंजन और 14 स्वर, इनमें से कोई भी अगर ये बीच में आए तो 9 का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। बस इतना ही संधि का हम लोग यहाँ पर नियम सीखे हैं और कुछ नहीं सीखे। हो गया क्लियर? जी गुरुजी। तो बस बहुत हर रोज बढ़िया। मात्रा जी, इतना जी। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कितना, लगभग 1 पेज तक या तो 1.5 पेज, ज्यादा से ज्यादा हम इसको 1.5 पेज में हम कर सकते हैं। हर रोज का पुनरावर्तन पहले से लेकर यहां तक हो सकता है, और कुछ नहीं है, इसी का है। और साथ साथ में इतना है कि इसका प्रत्यय याद हमें तो रखना ही है। तो प्रत्यय पहले याद कर लेंगे कि परस्मैपदी धातु के वर्तमान काल के प्रत्यय क्या है, उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने बस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, मध्यम पुरुष एक वचने सी, मध्यम पुरुष द्विवचने थस, मध्यम पुरुष बहुवचने थ, अन्य पुरुष एक वचने ती, अन्य पुरुष द्विवचने तस, और अन्य पुरुष बहुवचने अंति। आत्मनेपदी का प्रत्यय, तो आत्मनेपदी का प्रत्यय यहां पर देखेंगे वर्तमान काल के लिए, तो जिसमें क्या है, उत्तम पुरुष में एक वचन है ए, उत्तम पुरुष द्विवचन है बहे, उत्तम पुरुष बहुवचन है महे, मध्यम पुरुष एक वचन है से, मध्यम पुरुष द्विवचन है ईथे, मध्यम पुरुष बहुवचन है धुए, अन्य पुरुष एक वचन है ते, अन्य पुरुष द्विवचन है ईते, और अन्य पुरुष बहुवचन है अंते। और जब उभयपदी हो तो दोनों लगाना है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। ठीक है गुरुजी, मुझे उस वक्त भी ये पूछना था कि उभयपदी को मतलब कितने धातु है, ऐसे थोड़ा पहचान सकते हैं क्या कि ये उभयपदी के धातु है, मतलब दोनों में उसको आएंगे, आपको तो याद कैसे ही करना है। याद ही करना पड़ेगा। हाँ जी जी, कोष्टक में अभी तक कोष्टक में जितना जी, दिया जी। गया है उसको याद कर लीजिए, जी बाकी गुरुजी। सारे होंगे जब जब आएगा तब तक देखेंगे। जी गुरुजी। उसके बाद हमें अब इसका प्रत्यय याद रखना है, नाम का। तो नाम का प्रत्यय याद रखेंगे, तो नाम का प्रत्यय क्या था वहां पर, तो नाम के प्रत्यय के अंदर इतना था कि कर्ता एक वचन स, द्विवचन औ, बहुवचन अस, पुल्लिंग के लिए है, और कर्म एक वचन में अम होता है, लेकिन अम के जगह यहाँ पर म का आदेश हुआ है। ठीक है, तो म द्विवचन ओ और बहुवचन अस, इतना ही सीखे हम लोग, 2 विभक्ति ही सीखे, तो 2 विभक्ति इतना। और नपुंसक लिंग में क्या था, तो नपुंसक लिंग में म दीर्घ ई ह्रस्व ई, एक्चुअल है 0 दीर्घ ई ह्रस्व ई, लेकिन 0 के स्थान पर क्या हुआ है, वहां पर म का आदेश हुआ है, यानी म दीर्घ ई ह्रस्व ई, म दीर्घ ई ह्रस्व ई, इतना ही हमें याद रखना है। बाकी संधि के नियम से ही वो सब बना है। क्लियर? जी गुरुजी। अब पुनरावर्तन हो सकता है सब क्या नहीं, ये आधा घंटा भी अगर निकाले तो पूरा का पूरा पुनरावर्तन हो सकता है कि नहीं, तो तरीके से हो सकता है 2 दिन हो सकता है ना। तो फिर अब से इतने का पुनरावर्तन करते जाइए। अब नेक्स्ट आगे जब ये परीक्षा के बाद जो आएगा तो उसका वहां पर इसी तरह से नोट बनाते जाइए शॉर्टकट में, जो आधा पेज हुआ है अब उसके आगे वाला में हम लोग देखेंगे कि जो संधि का नियम आएगा उस संधि का एक नियम वहां पर ऐड करते जाना है, या तो विशेष कुछ आया उस विशेष को ऐड करते जाना है। तब वहां तक तो पुनरावर्तन हो चुका है, अब एक नियम और आया, तो एक नियम, क्योंकि एक पार्ट 2 पार्ट चलने में कम से कम 5-6 दिन तो हमें तो लगता ही है, तब तो फिर 5-6 दिन के अंदर वो नियम भी इसके साथ अगर ज्वाइन कर दें तो फिर वो भी याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो अंत तक जब तक आप आएंगे तब पूरा के पूरा नियम आपको आपके कंठस्थ होंगे। चलिए, कल विभक्ति का नमो नमो, प्रणाम 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 गुरुजी।